नमस्कार। द पीर पंजाल टाइम न्यूज़ देखने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है इनसे हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। ये है हम बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी के भाई राकेश रैना जी, और ये पहले जेके बैंक के वहाँ पे अधिकारी थे और इन्होंने वो छोड़कर एक पार्टी का दामन बीजेपी का थामा है। और आजकल जो है इनके भी जो चर्चे हैं नौशहरा के अंदर बहुत सारे हो रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि लोगों के बीच जा रहे हैं और सोशल एक्टिविस्ट जो है उसका काम बतौर ये कर रहे हैं। इन्हीं से रूबरू हम आपको करवाने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू रवि जी। सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का, साथ साथ में आपके चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सर, आज हम आपसे सबसे पहले एक सवाल यही छोटा सा पूछेंगे पहले कि आपने एक अच्छी जॉब आपकी चल रही थी, आप बीजेपी पार्टी में आए, क्या आपको लगा कि एक लोगों के बीच जाना चाहिए, सोशल वर्क करना चाहिए? इसको लेकर सर आपके मन में क्या इच्छा जागी तो आपने जो है पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी? रवि जी, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता हूं और मेरी वाइफ जो हैं डीडीसी मेंबर भी हैं। तो जैसा कि आपने कहा, मैं इससे पहले जेके बैंक में काम करता था। तो जब मैंने रिज़ाइन करा तब मैं ब्रांच एट राजल था। तो जेके बैंक में मैंने 16 ईयर्स ऑफ सर्विस वहाँ देने के बाद वहाँ से रिज़ाइन करके अब मैं बीजेपी का दामन मैंने थामा है। तो एक मन में इच्छा है, पार्टी के लिए काम करना है। लोगों की जो भी मुश्किलातें लोगों को पेश आती हैं और वो मेरे समक्ष रखते हैं और हम भी अपने पार्टी कैडर से उन प्रॉब्लम्स को पार्टी कैडर के सामने रखते हैं ताकि उन सारी समस्याओं का हल हो। तो जो मेन मोटिव मेरा रिज़ाइन करने का वो यही था कि मैं आने वाला मेरा जो जीवन है वो मैं समाज सेवा में दे सकूं और लोगों के जितना काम आ सकूं, वो मेरे उसी भावना को लेके मैंने सियासत ज्वाइन की। सर, हम अब सवाल पूछेंगे। अब हमने आपको देखा अक्सर सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, आप भी लोगों के बीच जा रहे हैं, आम जनता के पास उनकी समस्याएं सुनने के लिए जा रहे हैं। सर, एक हमारा सवाल है कि हम जनरल एक सवाल पूछेंगे। नौशहरा तहसील के अंदर सर एक हॉस्पिटल वहाँ पे बन रहा है, काफ़ी लंबे समय से वो बन रहा है। बिल्डिंग अभी तक वो है तैयार होकर नहीं हुई है, और सियोड़ में जो ट्रॉमा सेंटर बन रहा है उसकी बिल्डिंग लगभग जो है तैयार हो चुकी है। लेकिन ये क्या कारण है कि तहसील के अंदर एक हॉस्पिटल जो काफ़ी लंबे समय से बिल्डिंग जो है वो बन रही है लेकिन अभी तक तैयार नहीं हुई है सर? वो देखिए रवि जी, आपने इस सवाल से पहले एक बात कही कि आप लोगों के बीच जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा लोगों के बीच जाने का जो अभी का जो आप देख रहे होंगे मीडिया के माध्यम से या फेसबुक मेरे अकाउंट से कि हम लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और कुछ पंपलेट्स और वो जो सामान हमारे हाथों में आप देखते होंगे हम लोगों को बांटते हैं। लोगों के इस पर्टिकुलरली ये लास्ट मंथ में हमारे लोगों के बीच हमारा जाना ज़्यादा हुआ। उसके पीछे एक रीज़न था। रीज़न ये था कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए थे और सरकार ने एक अभियान चलाया था 9 साल बेमिसाल, और सरकार ने अपने सभी कार्यकर्ताओं की ये ड्यूटी लगाई थी। और जो भी हमारे कैडर है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कैडर है, मंडल के लोग हैं, अलग अलग ड्यूटीज़ असाइन की गई थी। हमारा लोगों के बीच जाना और लोगों को 9 साल में मोदी साहब ने जो काम किए हैं उन सब कामों को लोगों के सामने रखना। रवि जी, आपने भी आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप भी देखते हैं, आपने भी बड़ी सरकारें देखी होंगी, लेकिन ये पहली मिसाल मोदी सरकार ने पेश करी है 1 साल रहते हुए। अभी 1 साल उनका टेन्योर है और लोगों के बीच जाना। 1 साल सरकार अभी उनका टाइम है, फिर भी वो लोगों के बीच जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? वो लोगों के बीच जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने लोगों के काम किए हुए हैं। चाहे उसमें आप ये जो जिन लोगों के कच्चे मकान थे उनकी बात कर लो, या इंश्योरेंस जो गोल्डन कार्ड्स हैं उनकी बात कर लो, और अनगिनत जो मोदी साहब की स्कीम्स हैं, उन सभी स्कीम्स को हम लोगों को जाके जागरूक कर रहे हैं कि मोदी साहब ने 9 साल में ये काम किए हुए हैं। मेन लोगों के बीच जाने का हमारा यही था। 9 साल बेमिसाल में मुझे भी जिम्मेवारी मिली थी कि आपने भी जो अपनी संगठन की टीम है उनके साथ जाके लोगों को मोदी सरकार की सभी स्कीम्स के बारे में अवगत कराना है। उसी मसले में हम ज़्यादा एक्टिव थे लोगों के बीच में। अब रही बात जो आपने हॉस्पिटल्स की, देखिए कुछ एक
चीज़ें सियासी मुद्दा बन जाती हैं। अगर सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा और धन्यवाद भी करता हूं एलजी प्रशासन का, मोदी सरकार का और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का, जिनके एफर्ट से यहाँ ये हॉस्पिटल, मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल आया है। और नौशहरा हॉस्पिटल की आप बात कर रहे थे, आप कल की एनआईटी खोल के देख लेना, उसका जो इंटीरियर का काम है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, प्लस्तर वगैरह सब कुछ हो चुका है। और कल एक एनआईटी लगी है 1.5 करोड़ रुपए की, जिसमें उसका इलेक्ट्रिकल का और जो भी फर्निशिंग वर्क्स हैं उसका कल टेंडर लग गया है। ऐसा नहीं है कि नौशहरा का काम पेंडिंग रह गया तो लंबेड़ी का काम तेजी से, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको शाम को टाइम लगेगा, मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी शेयर करूंगा आपके साथ, वो कल एक फाइनल एनआईटी, फाइनल उसका टेंडर हो गया है। जो भी काम बचता है, चाहे उसमें इलेक्ट्रिसिटी का काम है, एसीज का, जो होता है बिल्डिंग का काम, वो फाइनल टेंडर भी लग चुका है। सर ये बहुत अच्छी आपने ये जानकारी जो है दी है, क्योंकि अक्सर लोगों के बीच जब हमारा जाना होता है तो यही कहते हैं कि नौशहरा की बिल्डिंग अभी जो है उसका काम बहुत सारा पेंडिंग पड़ा है। ये आपने बहुत एक महत्वपूर्ण जो जानकारी है लोगों को दी है कि इलेक्ट्रिसिटी का काम जो हॉस्पिटलाइज में जो किया जाता है वो उसका जो टेंडर है वो हो चुका है। और ये एक बहुत बड़ी जानकारी है ये नौशहरा वासियों के लिए है कि इन्होंने ये जानकारी दी है। तो आगे का सर जो काम होगा वो भी क्या धीरे धीरे ये पूरा हो जाएगा कंप्लीट? देखो रवि जी, मैं एक बात कहूँगा, कुछ लोग राजनीतिक मुद्दे बनाते हैं, तो मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि राजनीति में ना फंसते हुए आप भी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, कल आप जाइए उस बिल्डिंग के अंदर, उसका हाल दिखाइए लोगों को कि क्या काम हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो, राजनीति पार्टियां आती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, ये चलता रहेगा। मेन मुद्दा है कि लोगों के काम होने चाहिए। और हम पूरे हक दावे से कहते हैं कि मोदी सरकार ने जितना काम किया लोगों के लिए, मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूं रवि जी। आप चाहे आरटीआई के माध्यम से, वैसे भी आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप कहीं भी जाके कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सेरी ब्लॉक की एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको। एक स्कीम मोदी साहब की आपको गिनाऊंगा, क्योंकि 9 साल बेमिसाल हम कह तो रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं वो बता रहा हूं आपको। आप वहां सेरी ब्लॉक से एक इंफॉर्मेशन लेना और ये देखना कि PMAY के कितने बेनिफिशियरी हैं सिर्फ सेरी ब्लॉक में पिछले 5 सालों में। और मैं रफली आपको बता दूं, जहां तक मेरी नॉलेज है, वो 1000 से ज्यादा होंगे। उस 1000 को आप 1.5 लाख से मल्टीप्लाई करना। सिर्फ एक स्कीम मोदी साहब की PMAY, उस 1000 बेनिफिशरीज को, उसकी अमाउंट 1.5 लाख है, उससे मल्टीप्लाई करना, उसके आगे क्या फिगर आएगी आप दंग रह जाएंगे। 70 सालों में जो सरकारें रही, वो आप सेरी ब्लॉक में चाहे स्कूल्स की मसला ले लो, रोड्स का ले लो, 70 साल के आप काम जमा कर लेना। रवि जी, मैं दावे से कहता हूं वो उतनी अमाउंट नहीं बनेगी जितनी सिर्फ PMAY बेनिफिशरीज होंगे आपके ब्लॉक में। हम इसलिए सीना ठोक के लोगों के बीच में जाते हैं कि मोदी साहब ने काम किए हुए। मैं सिर्फ एक स्कीम गिना रहा हूं आपको, और उसी के साथ अगर आप शौचालय जोड़ लेंगे, वो इतनी बड़ी अमाउंट बन जाएगी ना कि रवि जी आपको भी लगेगा कि मोदी सरकार ने हुआ ये। कहीं जगह हम जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अभी मेरा मकान अभी भी कच्चा है, कुछ लेफ्ट आउट केसेस हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट कुछ एक केसेस रह गए हैं, हमें जरूरत है उन पे काम करने की। बिल्कुल सर, देखा जाता है कि पंचायतों में अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं सर, जिनको हम ये नहीं कहेंगे कि नज़रअंदाज किया गया, लेकिन वो छूट गए हैं। उनको भी मतलब कि देखना, ध्यान देना उसकी तरफ, शायद आपका भी यही मकसद हो सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं सर जो अभी वंचित हैं, जिनको ये सारी फैसिलिटीज़ वो नहीं मिली हैं। तो क्या आगे सर इनको, उन लोगों को भी देखा जाएगा? बिल्कुल, जैसे मैंने रवि जी आपको पहले बताया, मैं एक छोटे से ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। मोदी साहब ने वहाँ से बटन दबाया और 100 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट के बेनिफिशरी सिर्फ PMAY के एक ब्लॉक की बात कर रहा हूँ मैं, पर ब्लॉक होंगे आज की डेट में। हाँ, जहाँ तक बात रही लेफ्ट आउट केसेस की, वो एक कंसर्न है। कुछ एक बहुत डिजर्विंग केस कुछ एक रह गए हैं, उससे कंसर्न अथॉरिटी ने, मुझे लगता है हर एक वीडियोस को ये कहा है कि उसकी आप एक, हमें वो लेफ्ट आउट केसेस का पूरी बना के केसेस हमें भेजो। और मुझे पूरा यकीन है, मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि जो लेफ्ट आउट केसेस हैं वो भी कंसीडर होंगे। और मुझे लगता है कि जब ये इलेक्शन होंगे 2024 से, उससे पहले पहले जितने भी लेफ्ट आउट केसेस हैं वो सारे उसे कंसीडर किए जाएंगे।
सर आपने ब्लॉक सेरी की बात की, हम सेरी की एक बात छोटी सी आपसे पूछेंगे सर। मनरेगा को लेकर एक बहुत सारा काम जो है ब्लॉक के अंदर हो रहे हैं, लेकिन सेरी ब्लॉक की अगर बात करें वहाँ पे पिछले काफ़ी समय से जो है फंड जो है मनरेगा का वो नहीं अभी तक आया है। तो सर इसके पीछे क्या कारण है कि लोगों ने जो काम करवाए हैं उनका पैसा अभी भी जो है आधा पैसा मिल जाता है, आधा अभी भी पेंडिंग है वो। तो क्या प्रॉब्लम क्या हो सकता है सर कि जो फंडिंग है मनरेगा की वो अभी तक ब्लॉक में नहीं है? अगर ब्लॉक में पूछने जाओ तो वो कहते हैं पीछे से फंड नहीं अभी आया। देखिए रवि जी, मैं निशारा कंस्टिट्यूंसी के जितने भी पीआरआईज मेंबर और सरपंचों को जानता हूं या बीडीसीज मेंबर्स हैं, बड़े मैं तो मुबारकबाद दूंगा। हमारे सारे सरपंचीज, पंचीज, बीडीसीज बड़ी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, बड़ी डेडिकेशन से अपना काम कर रहे हैं और नॉलेजेबल लोग हैं और गुड गवर्नेंस कर रहे हैं। और जहां तक आपने बात की नरेगा की, मैं आपको बता दूं कि वो सारी मैक्सिमम ब्लॉक्स में फंड्स रिलीज हो गए हैं। अब प्रायोरिटी फिक्स की जा रही है सरपंचीज को बुला के कि कौन से काम की पहले पेमेंट करनी है। 19-20 और 20-21 की सारे फंड मनरेगा के ऑलमोस्ट सारे फंड्स रिलीज हैं। आप वीडियो ऑफिस से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और मुझे लगता है कि आने वाले 10-20 दिन में वो सारी पेमेंट हो जाएगी जो पुरानी मनरेगा की लाइबिलिटीज थी। सर ये तो होगी ब्लॉक की बात। अगर हम JKUT की बात करें, एक आपके बड़े ब्रदर जी हैं, वो बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अरविंदर रैना जी, उनसे भी आपकी मुलाकात होती रहती है। सर PHE डेली वेजर्स जो रोडों में बैठे हैं, क्या उसके बारे में कोई आपसे बातचीत, आपको कोई ऐसी नॉलेज हो कि उनको जो पॉलिसी जो डेली वेजर्स जो हैं रोडों पर बैठ रहे हैं, उनकी मांगें क्यों आखिर जो है उनको पूरी नहीं की जा रही हैं? क्या इसके पीछे कारण क्या लगता है आपको सर? देखिए, PHE डेली वेजर्स की आपने बात की रवि जी, मुझे वो दौर याद है कि जब PHE डेली वेजर्स की सैलरी 500 रुपये होती थी, आपको भी पता होगा। और ये भाजपा सरकार ही थी जो आई और उन्होंने कम से कम इनका एक रफ लैंग्वेज में कहूँ तो कोई खाता ही नहीं था सरकार में। ये भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो इन्होंने इनको ऑनलाइन करा और आज इनकी सैलरी जो जितनी भी मुझे लगता है 500 से बढ़ा के नियर अबाउट मुझे 10,000 के करीब है। हाँ, आज के इस महंगाई के दौर में हम ये नहीं कह सकते कि ये वहाँ उनके बच्चों का पालन पोषण वो कर सकते हैं इतने से अमाउंट में, क्योंकि रवि जी बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस पर टिप्पणी करते अच्छा लगता हूँ, क्योंकि ये मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ही अपनी आगे फॉरवर्ड कर सकता हूँ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी जो हायर अथॉरिटी से ये विनती करता हूँ, LG प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि LG प्रशासन बारीकी से और बड़ी ईमानदारी के साथ इन लोगों का भला कर सकती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से LG प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो हमारे भाई हैं दिन रात काम करते हैं और यही लोग हैं जो इस गर्मी के मौसम में लोगों के घरों तक पानी पहुंचाते हैं, तो ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि LG प्रशासन को जल्द से जल्द इस पर कोई डिसीजन लेना चाहिए। सर एक हमारा सवाल है यूथ को लेकर। नौशहरा में एक और सर मुद्दा उठता है कि स्पोर्ट्स ग्राउंड को लेकर। सर हो सकता है कि यूथ जो है काफ़ी थक चुका है इन चीज़ों की आवाज़ उठाकर, तो आप भी यूथ के बीच भी जाते हैं सर, उनकी आवाज़ भी सुनते हैं। स्पोर्ट्स ग्राउंड जो है काफ़ी लंबे समय से, और कहीं ये भी आवाज़ उठती है कि बहुत सारी फंडिंग रिलीज़ हुई थी स्पोर्ट्स ग्राउंड को लेकर, लेकिन अभी भी जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है वो वहीं का वहीं खड़ा है, उसका आगे का जो काम है, वर्क है, वो नहीं किया जा रहा है। तो ये सर इसके ऊपर भी अगर आप यूथ के बीच भी जाते हैं या हाई अथॉरिटीज़ के पास आप जाते हैं तो इसको लेकर भी सर आप थोड़ा नज़र डालें इसके ऊपर। देखिए रवि जी, पिछले 1-2 दिन पहले मैं वहाँ गया था, एक नाइट टूर्नामेंट की इनॉग्रेशन हुई थी, तो वहाँ के जो प्लेयर्स आए थे खेलने के लिए, ऑर्गेनाइजर्स थे और मीडिया कर्मियों ने भी ये सवाल उठाया था। तो मैंने उन सबसे पहले उनसे ये कहा था कि मैं कल ही इसका कम से कम पूछूंगा कौन सा डिपार्टमेंट है, कंसर्न अथॉरिटी क्या है। देखिए रवि जी, कुछ चीज़ें, एक प्रोजेक्ट आता है उसमें फेज्ड मैनर में फंडिंग होती है। वहाँ ये कहा गया कि बहुत से पैसे आए, लेकिन हुआ क्या? जहाँ तक जो मेरी नॉलेज में है, जो मैंने नॉलेज 1-2 दिन में वो लेने की कोशिश की, कि उसकी फंडिंग रिलीज हुई थी उसकी बाउंड्री की, और मैंने देखा वो बाउंड्री हुई है। अब कुछ मुद्दे जो वहाँ के रहते हैं, अगर फंडिंग रिलीज हुई थी रवि जी बाउंड्री की, तो कोई कहे यहाँ पे जनरेटर नहीं है, वो आप भी समझते हैं। अगर फंडिंग बाउंड्री की थी तो बाउंड्री ही बनेगी। हाँ, वहाँ जो इंस्टेंट ज़रूरत हम समझते हैं, वहाँ लाइट की बहुत बड़ी दिक्कत है,
और रही बात ग्राउंड लेवलिंग की, वो जो इश्यूज थे हमारे साथ, म्यूनसिपैलिटी के वाइस चेयरमैन भी थे, तो उन्होंने जो ग्राउंड में जो सफाई का मसला था, जो छोटे मसले थे, उनको लेके उन्होंने एश्योर करा था कि वो हम 1-2 दिन में कह दें। और मेन कंसर्न अभी उनका यही है लाइट का, और उसमें कंसर्न अथॉरिटी से हमने बात की है, देखते हैं क्या बेस्ट पॉसिबल उसका आता है। क्योंकि ये नौशहरा का स्पोर्ट्स ग्राउंड है, यहाँ बहुत दूर दूर से टीमें जो हैं यहाँ पर आती हैं खेलने के लिए, और अगर स्पोर्ट्स ग्राउंड ही एक अच्छा नहीं होगा सर, तो बच्चे कैसे खेलेंगे। अभी देखते हैं कि रजौरी से, श्रीनगर से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंडियन टीम में जाके खेल रहे हैं। तो हमारे नौशहरा से भी ऐसे बहुत सारे होनहार जो लड़के हैं या लड़कियां हैं जो स्पोर्ट्स ग्राउंड में अगर यहाँ अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी, खेलेंगी, तो वो भी जा सकती हैं इंडियन टीम में सर। बिल्कुल, वो आज के टाइम में स्पोर्ट्स ग्राउंड बहुत अच्छी जगह है, हम वहाँ जगह की कोई कमी नहीं है नौशहरा में, सिर्फ उसको और डेवलप करने की ज़रूरत है, उसमें जो दिक्कतें हैं उसको दूर करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया, जो मुझे लगता है कि मेन इशू वहाँ पे लाइट का ही है, क्योंकि लाइट के ना होते हुए रात का कोई भी नाइट इवेंट वहाँ पे कराना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ अगर कोई इवेंट कराता है तो अपने खर्चे से कराता है, और मेन उसका जो है, जैसे जनरेटर में ही मुझे लगता है 2-3 हज़ार पर नाइट उनका लग जाता है, वो उनके लिए मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे एक्सीन साहब से कि अगर वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर सैंक्शन किया जाए तो मुझे लगता है कि लाइट की प्रॉब्लम का वो दिक्कत खत्म हो जाएगी, और हमें विश्वास भी है कि ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से भी अपील करूँगा, और आप मीडिया कर्मी हैं, आप भी लोगों को अवेयर करिए। हम बड़ी सारी गाँव में गए, और आप जानते हैं कि पिछले 4-5 साल से यहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं है। मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे यहाँ पे जो PWD का डिवीज़न है, एक्सीन साहब बैठते हैं, आप किसी पे डिपेंड मत रहिए। आपके गांव में अगर कहीं पे रोड नहीं है तो आप ये वेट मत कीजिए कि हम वोट देंगे, MLA बनेगा, सरकार बनेगी तो हमारी रोड बनेगी। आप आज से एक नया इनिशिएटिव शुरू करिए। आप जहां आपका गांव है, आपका मोहल्ला होगा, वहां का एक रेजोल्यूशन बनाइए और वो रिक्वेस्ट जाके एक्सीन साहब को दीजिए। और मैं आपको एश्योर करता हूं, पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि अगर आप, जैसे एक गांव की मिसाल ले लीजिए, अगर आप 5 एप्लीकेशन जाके PWD ऑफिस में देंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिस साल आपने वो दी होगी उसी प्लान में आप देखेंगे ये 1-2 रोडें ऐड हो जाएंगी। थोड़ी अवेयरनेस की जरूरत है। आप भी जर्नलिस्ट हैं, आपके गांव में भी दिखते होंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता आपने कभी डायरेक्ट एक्सीन साहब को अप्रोच किया होगा, कभी रिक्वेस्ट दी होगी। मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि बहुत से फंड्स हैं, हाँ, जो पॉलिटिकल निज़ाम है आपके पास, 3 टायर सिस्टम है, आपने कहीं पे एप्लीकेशन दी, उसको डिले किया जा रहा है, उसको कंसीडर नहीं किया जा रहा, जो प्रायोरिटी है वो फिक्स नहीं की जा रही, तो जो इलेक्टेड लोग हैं उनका भी दायित्व बनता है उसको फॉलो अप करना। बिल्कुल सर, हम देखते हैं कि पंचायतों में सबसे बड़ा राज माना जाता है पंचायती राज। जो सर देखते हैं ग्राम सभाएं वगैरह वो नहीं लगाई जाती हैं, लोगों को अवेयर नहीं किया। जैसे आपने कहा कि लोगों को अवेयर होना जरूरी है, लेकिन चीज़ों को लेकर आम जनता के बीच आप भी जा रहे हैं सर, आपने भी देखा होगा कि जो आम जनता है वो अवेयर नहीं है इन चीज़ों को लेकर कि हमने एप्लीकेशन देनी है, कहाँ जाना है, किस डिपार्टमेंट में जाना है। तो सर ये कहीं ना कहीं दायित्व सरपंच पंची या जो भी ग्राम में जो प्रतिनिधि चुने गए हैं उनका ये दायित्व बनता है कि ये पंचायत में जाएं, अपने लोगों के पास जाएं, उनको इस चीज़ के लिए अवेयर करें। देखिए रवि जी, लोग हमारे यहाँ नौशहरा कंस्टिट्यूंसी के लोग बड़े अच्छे लोग हैं। होता यह है कि लोग राजनीति का शिकार हो जाते हैं। जब आपने एक सरपंच बनाए, उसके ऊपर BDC बनाए, उसके ऊपर DDC बनाए, तो कुछ लोग जिनकी अपनी मंशा उससे बड़ी कुर्सी पे बैठने की होती है, वो गुटबाजी करते हैं। अगर सपोज उनको लगता है कि ये सरपंच मेरे फेवर का नहीं है, तो वो विद इन पंचायत उसकी गुटबाजी करने की कोशिश करते हैं, उसको ले डाउन करने की कोशिश करते हैं, और नुकसान किसका होता है? जनता को। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से ये अपील करूंगा कि आप राजनीति का शिकार मत हो जाइए। देखिए रवि जी, आज मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एक आदमी घर से निकलता है, मन में ये रखता है कि मैंने MLA के इलेक्शन लड़ने हैं, तो MLA कौन बनेगा? एक आदमी बनेगा, ठीक। और वो राजनीति करके कभी धर्म की राजनीति, कभी रीजन की राजनीति, कभी वेस्ट की राजनीति, कभी ईस्ट की राजनीति, ये आप, मैं इशारों में कुछ कहना चाहता हूं आपसे कि राजनीतिक लोग ऐसे ही करते रहेंगे और बांटते रहेंगे। और मैं कई बार मन दुखी भी होता है। दुख किस लिए आता है कि कुछ राजनीतिक लोग जिन्होंने पावर भी एंजॉय करी, वो आज सवाल खड़े करते हैं।
वो आज सवाल खड़े करते हैं कि यहाँ ये नहीं, मैं नौशहरा की बात करता हूँ कि नौशहरा में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फलां। भाई साहब बताइए, जब आप पावर में थे तो आपने क्यों नहीं किया? जब आप पावर में बैठे थे वो काम आपने क्यों नहीं किए? मैं जनता से ही भी रिक्वेस्ट करता हूं, देखो एमएलए लोगों ने बनाना है, मन में भाव रखने से कोई एमएलए नहीं बनेगा। बिल्कुल, काम ग्राउंड पे अगर हुए हैं तो जनता जरूर बनाएगी, जनता जरूर बनाएगी। तो जब आप पावर में थे आपने काम क्यों नहीं किए? तब लोगों ने, आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से पावर में आए। जो लोग पावर एंजॉय की, जिन लोगों ने पावर एंजॉय की, वही लोग रवि जी आज ये सवाल खड़े करें। आप एक जर्नलिस्ट का काम करते हैं, ठीक, आप 100 लोगों का इंटरव्यू करके घर में आते हैं, तो एक जर्नलिस्ट किसी का इंटरव्यू करता है, आप सवाल खड़ा कर दो, इसको ये सवाल भी पूछना चाहिए था, तो वो सवाल आप भी पूछ सकते थे ना। जिन राजनेताओं ने पावर एंजॉय की हुई है, उन्होंने वो जो कमियां थी समाज के अंदर, जो काम रहते थे, वो क्यों नहीं कराए? वो काम तब उन्होंने कराने चाहिए थे। आपका सवाल था पंचायतों में ग्राम सभा का। देखिए, जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है 3 टायर सिस्टम का, जैसे आप बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं, मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि थोड़ा इस चीज को समझिए। एक एमएलए बनता था, उसके पास सीडीएफ होता था, जो इससे पहले की सरकार थी, मेरे आइडिया में 1.5-2 करोड़ रुपया पर ईयर सीडीएफ था। तो उसके पास नौशहरा और सुंदरवानी कंस्टिट्यूएंसी में तब मेरे ख्याल 70 के करीब पंचायतें थी। तो एक पंचायत में कितना आता था? आज एक सरपंच के पास डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स कितना है? नियर अबाउट 25 लाख। बीडीसी है 6 पंचायतों पे, 7 पंचायतों पे, उसके पास अपना कैपेक्स है 25 लाख, 27 लाख। डीडीसी मेंबर है, उसके पास पर ब्लॉक 25 लाख है। ठीक, ये आप सारा मिलाओगे, मनरेगा मिलाओगे, जितना एक एमएलए के पास सीडीएफ होता था, आज एक पंचायत में उतना पैसा डेवलपमेंट के लिए लग सकता है। जरूरत है प्रॉपर प्लानिंग की। हमें इस चीजों में नहीं फंसना है कौन एमएलए बनेगा कौन नहीं बनेगा। जो सरकार ने हमें एम्पावरमेंट दी हुई है ग्रास रूट लेवल पे, आज की डेट में ये कहा जाता है कि नहीं जी, मैं ये कहता हूं इतने फंड्स हैं, सिर्फ प्रॉपर यूटिलाइज करने की जरूरत है। सर, एक अंतिम सवाल हम आपसे पूछेंगे। अब आप भी बीजेपी पार्टी में आए हैं सर, तो हो सकता है आपके नॉलेज में ये चीज़ हो कि लोग जो है आम जनता के बीच आप जाओ तो ये चीज़ उनके जहन में जरूर ये बात करते हैं कि यार इलेक्शन नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या कारण है इलेक्शन का? तो सर क्या लगता है आपको, इलेक्शन कब तक हो सकते हैं? देखिए रवि जी, जम्मू कश्मीर स्टेट का में क्या था और कैसा होता था ये हम सब लोग जानते हैं। ये एक सेंसिटिव स्टेट है। तो यहाँ पे मेन मुद्दा धारा 370 के बाद के जो हालात थे कश्मीर में, आए दिन आप सुनते थे पत्थरबाजी है, ये है, हम मीडिया के माध्यम से सुनते थे, टेलीविजन्स पे देखते थे। और मैं जम्मू रीजन के जो लोग हैं जो कश्मीर जाते हैं, या जो लोग वहाँ का हालात देखते हैं, आप उनसे अगर बात करेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा फर्क दिखाई देगा कि आपको वो डर का माहौल खत्म है, वो पत्थरबाजी खत्म है, वो बंद के कैलेंडर्स खत्म हो गए, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई हैं। तो रही बात यहाँ तक इलेक्शन की, हाँ कहीं जगह पे ये देखा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी के कुछ लोग हैं जो इस पूरे सिस्टम में बैठ के कुछ खराबी करते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट का होना, लोगों के चुने हुए नुमाइंदे होंगे। अगर कहीं कोई सरकारी अधिकारी या बाबू कोई गलती करता भी है तो वो उसको पूछने वाला, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने वाला लोगों के चुने हुआ एक आदमी होगा, तो उससे पूछेगा। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इलेक्शन जो हैं वो जैसे ही आपकी, चूंकि इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन का डोमेन है, ये इलेक्शन कमीशन ने कहना है। और आपने जिस पार्टी से हम जुड़े हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय रविंदर रैना जी ने कश्मीर में 2-3 रैलियों में आपने लेटेस्ट देखा होगा कि खुले मंच से ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करी थी कि आप जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव कराएं ताकि चुनी हुई सरकार लोगों को मिल सके। क्या कोई बात की हो, रैना साहब ने आपसे भी बात की हो कि इलेक्शन को लेकर, क्या लगता है सर, कुछ ना कोई ऐसी बात की हो? आप गवर्नर साहब से भी मिले थे, या कोई ऐसे इलेक्शन को लेके कुछ आइडिया सर क्या दे सकते हैं आप? देखिए रवि जी, बात यह है कि हम गवर्नर साहब से मिले थे, वो हमारी फर्स्ट मीट थी। चूंकि वो हमारे डोमेन में ऐसी बातें नहीं आती, पार्टी एक संगठन, एक सिस्टम है। प्रदेश अध्यक्ष जी रिलेशन में मेरे क्या हैं, लेकिन सिस्टम में वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और मैं छोटा सा कार्य करता हूँ।
हमारी पार्टी का एक संगठित सिस्टम है जिसमें मंडल प्रधान बूथ प्रेसिडेंट से शुरू होता है, उससे ऊपर शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, मंडल प्रधान हैं, जनरल सेक्रेटरीज हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, स्टेट्स बॉडीज़ हैं, ये सारी चीज़ें उनके डोमेन में हैं। तो मैंने इस पर टिप्पणी करना ज़्यादा ठीक नहीं समझता, क्योंकि जो मेरी कार्यशैली में या जिस चीज़ का मैं इस पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता मीडिया पर इतना ज़रूर कहूँगा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते ये हमें फ़ख्र ज़रूर है कि ये जो स्लोगन है 9 साल बेमिसाल, रवि जी, अगर इसके रिलेटेड कोई भी मीडिया, किसी भी मीडिया का कोई सवाल, जनता का सवाल होगा, मैं हर समय उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो चीज़ें हमने ग्राउंड पे देखी हैं। जम्मू से आप शुरू होते हैं 9 साल बेमिसाल की हज़ारों चीज़ें आपको मिलेंगी। बाकी हमारा देश बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत पॉपुलेशन है, बड़े सारे मुद्देज हैं, अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है आने वाले टाइम में। लेकिन जो कुछ 9 साल जो लोगों ने अपना प्यार मोहब्बत मोदी साहब को दिया था, मुझे लगता है कि ये जो नारा है ये 100% फिट बैठता है। सर एक बात है, महंगाई अभी भी चरम सीमा पे है, क्या लगता है ये थोड़ा लोगों को रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, या कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन के पास ही आकर जो है महंगाई कम की जाए? थोड़ा महंगाई को लेकर, महंगाई क्योंकि अभी चरम सीमा पे देखी जा रही है, जनता जो है, आप भी जनता के बीच आते हैं सर, उनकी आवाज़ कहीं ना कहीं आपको भी सुनाई दी गई, उन्होंने आपको भी बताया होगा। देखिए, जहाँ तक आप महंगाई की बात कर रहे हैं रवि जी, उसमें बड़े सारे कारण से सबसे बड़ा कारण मैं समझता हूँ कोरोना महामारी। और आपने देखा होगा बड़े बड़े एस्टैब्लिश्ड मुल्क थे जो ताकतवर, फाइनेंशियली ताकतवर थे, वो भी कोरोना की मार नहीं झेल सके। हम तो धन्यवाद करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने उस महामारी को भी कंट्रोल किया, वैक्सीन बनाई और फ्री वैक्सीनेशन 130 करोड़ देशवासियों को फ्री वैक्सीनेशन दी। वो इफेक्ट तो लॉकडाउन रहा, हर देश की क्या स्थिति रही आप बेहतर समझते हैं, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद रखता हूं कि जैसे मोदी साहब लोगों के लिए काम कर रहे हैं तो महंगाई पे भी रोक लगेगी। सर अंत में हम यही पूछेंगे कि आप नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ पर एक नया चेहरा है नौशहरा के अंदर, और प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी के ब्रदर भी हैं, तो सर अगर लोगों को किसी तरह की कोई समस्या आती है तो वो आप तक कैसे पहुँचाएँ? क्या आपसे डायरेक्टली मिल सकते हैं या फ़ोन कॉल्स वगैरह, कैसे आपके पास आए समस्या और उसकी हल जो है वो किस तरह से किया जाएगा? देखिए, मैं ये कहूँगा कि लोगों के जो भी मसले मसाइल्स हैं, मैंने एक ऑफिस रखा हुआ है लंबेड़ी में जहाँ आप अभी बैठे हैं, तो कोई भी मुझे यहाँ आके मिल सकता है। और मैं जो मसले जो मुझे मेरे सामने मेरे संज्ञान में आएगा, मैंने जैसे आपको पहले बताया, पार्टी का एक पर्टिकुलर सिस्टम है, हम कोशिश करेंगे कि वो अपने जो डिस्ट्रिक्ट कैडर है, जनरल सेक्रेटरीज हैं, उनके थ्रू स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना तक, और चूंकि 2 ब्लॉक ऐसे हैं इस कंस्टिट्यूंसी के जहाँ से मेरी वाइफ डीडीसी मेंबर भी हैं, हम डायरेक्ट भी एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर सकते हैं जो भी मुद्दा होगा। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी लोगों के मसले मसाइल्स हों वो एडमिनिस्ट्रेशन। और हमें एक बात की मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि एलजी प्रशासन को मुबारकबाद देता हूं कि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट राजौरी में अभी काम कर रही है, चाहे उसमें डिप्टी कमिश्नर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हेड करते हैं डीसी साहब हमारे, और एसएसपी राजौरी, इनकी जितनी भी टीम अभी ग्राउंड पे काम कर रही है, बड़ी ईमानदारी के साथ और पूरी डेडिकेशन के साथ वो लोगों की सेवा कर रहे हैं। जो मसले मसाइल उनके डोमेन तक जा रहे हैं या हम भी जो उनके संज्ञान में लाते हैं, तो हमें बड़ा फख्र होता है कि वो जल्द से जल्द उसका निवारण कर देते हैं। धन्यवाद सर, आपने बहुत कीमती समय निकालकर हमें समय दिया और जनता से रूबरू हुए, उनकी समस्याएं जो है, आपने ये वादा भी किया कि जनता की जो समस्या है वो अगर कुछ कमियां रह गई हैं तो वो जल्द से जल्द पूरी की जाएंगी। फिर सर कभी मौका लगेगा तो फिर हम आपके सामने रूबरू होना सर। धन्यवाद। जनता के सवाल ही होते हैं जो हम आपसे पूछते हैं, ताकि जनता तक डायरेक्टली जो सवाल हैं जनता तक उसके जवाब जो है पहुँच सकें। देखिए रवि जी, धन्यवाद आपका। और मुझे बड़ी खुशी होती है नौशहरा की जो मीडिया फैटर्निटी है, बड़ी ईमानदारी के साथ मैं देखता हूँ, चाहे उसमें आप हैं, उसमें विनय जी हैं, उसमें बंटी जी हैं, जितने भी लोग और भी हैं, वो पूरी ईमानदारी के साथ किसी लोभ लालच के बिना हर एक मुद्दे को उठाते हैं। और मैं ये कहता हूँ ये बड़ी अच्छी मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जो लोगों का हर मुद्दा, चाहे वो सरकार के पक्ष में हो या सरकार के विरुद्ध हो, जहां लोगों की प्रॉब्लम्स आती हैं, हम देखते हैं बड़ी बेबाकी से विदाउट एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन
और मुझे फक्र है मीडिया पे, नौशहरा पर्टिकुलरली नौशहरा की मीडिया पे, जिनकी कोई भी पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, वो निडर होकर हर मुद्दे को उठाते हैं। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। जब कभी भी आपको ये लगेगा कि मेरे प्रति कोई सवाल या समाज के कोई सवाल हैं, मैं हमेशा आपके लिए तत्पर रहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ राकेश रैना जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी पार्टी के रविंदर रैना जी के भाई थे। इन्होंने एक जनता के जो आम सवाल थे वो हमने इनके सामने रखे, और इन्होंने भी एक जनता से वादा किया कि जो भी कमियां अगर पंचायत में या कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं भी अगर कमियां हैं तो उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। और अगर किसी भी पब्लिक के किसी भी बंदे को अगर कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आती है वो हमारे पास आ सकते हैं और हम उनके जो मसले हैं वो हल करेंगे। नई अपडेट के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। कैमरामैन विकी चौधरी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।